हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन में क्या योगदान दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हेनरी फेयोल की जो किताब है उसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये किताब कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, तो इसका नाम याद रख लीजिए। ये पुस्तक जो है वो 1916 में छपी थी और प्रबंधन के मामले में यह पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि इसने प्रबंधन के सिद्धांतों पे जोर दिया और ये बताया कि जो सिद्धांत हैं वो सिर्फ किसी एक कंपनी के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक जो क्षेत्र हैं और निजी क्षेत्र हैं वो दोनों पे एक जैसा लागू होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उसने कहा कि जो प्रबंधन में प्रशासनिक कार्य होते हैं उनके 6 प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला है, उसने कहा तकनीकी गतिविधियां, टेक्निकल एक्टिविटीज। उसने कहा कि इसमें उत्पादन, निर्माण और अन्य तकनीक कार्य शामिल हैं और ये दोनों ही चाहे सार्वजनिक प्रशासन हो या फिर निजी प्रशासन हो, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा उसने कहा वाणिज्य, कमर्शियल एक्टिविटीज। इसमें क्या है कि किसी भी कंपनी से जुड़ी या किसी भी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई खरीद, बिक्री, विनिमय जैसे कार्य शामिल हैं। और सार्वजनिक प्रशासन में यह संसाधनों की खरीद, अनुबंधन, प्रबंधन और बजट आवंटन से जुड़ा होता है। हाँ, तीसरा है इसमें वित्तीय गतिविधियां। तो वित्तीय गतिविधियां में यहाँ पे जो है पूंजी का जो प्रबंधन है ना, और संसाधनों का उपयोग, बजट का नियोजन, सार्वजनिक प्रशासन में या सरकारी व्यय, कर संग्रह, वित्तीय नियंत्रण, इन सब से जुड़ा हुआ है। चौथा जो है वो है सुरक्षा। सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसमें संगठन, कर्मचारियों की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है और सार्वजनिक प्रशासन में यह कानून व्यवस्था बनाए रखना, आपदा प्रबंधन जैसे नागरिक सुरक्षा से संबंधित है। पांचवा है इसमें इंपॉर्टेंट लेखा गतिविधियां, अकाउंटिंग एक्टिविटीज। इसमें वित्तीय लेन देन का हिसाब किताब, रिकॉर्ड रखना, वित्तीय स्थिति का विश्लेषण, है ना। सार्वजनिक प्रशासन में यह सरकारी खातों का प्रबंधन जैसे ऑडिट, ठीक है, और पारदर्शिता सुनिश्चित करने से जुड़ा हुआ है। लास्ट है इसमें प्रबंधकीय गतिविधियां, मैनेजरियल एक्टिविटीज। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसमें जो है एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है पीओ ट्रिपल सी के नाम से, कहीं कहीं ये सी ओ इस तरीके से भी लिखा जाता है, ये मैंने यहाँ पे बताया। इसमें क्या है कि किसी भी प्रबंधकीय गतिविधियों में सबसे पहले हमें योजना बनानी है, उसके बाद संगठन, उसके बाद निर्देशन कि कौन करेगा, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, और फिर लास्ट में है नियंत्रण। नियंत्रण बहुत जरूरी है किसी भी मैनेजमेंट के काम में, और ये कार्य सार्वजनिक प्रशासन में नीति निर्माण, संगठनात्मक संरचना, नेतृत्व और प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। तो ये थे 6 भाग जिसमें कि हमने सार्वजनिक प्रशासन को बांटा था। अब हम देखते हैं इसमें किस तरीके से आगे है। अब देखिए, जो सबसे पहले हमने तकनीकी वाला देखा था, तकनीकी को भी आगे 5 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं कैसे है वो। अब देखिए, तकनीकी गतिविधियों के मतलब 6 हिस्सों में जो बांटा था, उसमें से तकनीकी गतिविधियों को भी हमने आगे 5 हिस्सों में बांटा है। जिसमें क्या है, ये हेडिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एक्सप्लेनेशन इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी वो एग्जाम में हेडिंग जरूर पूछता है कि कौन कौन सी टेक्निकल एक्टिविटीज हैं, तकनीकी कार्य कौन कौन से हैं। जैसे उत्पादन और निर्माण करना। जैसे इसमें क्या है कि मुख्य रूप से उत्पादन प्रक्रिया और भौतिक संसाधनों के निर्माण शामिल है। जैसे सार्वजनिक अगर प्रशासन में देखें तो सड़क बनाना, पुल बनाना, भवन बनाना, जल आपूर्ति, इन सारी चीजों से। दूसरा है इसमें सेवा प्रावधान। तो जो सर्विस सेक्टर है इसमें ये है सार्वजनिक क्षेत्र में तकनीकी कार्यों में नागरिकों की आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है, जैसे कि बिजली हो गया, स्वच्छता हो गया, परिवहन हो गया। ये सेवाएं तकनीकी विशेषज्ञता और प्रक्रियाओं पर निर्भर करती हैं। तीसरा है तकनीकी विशेषज्ञता। अब इसी से तीसरा निकला है तकनीकी विशेषज्ञता, यानी ये माना गया है कि तकनीकी कार्यों के लिए विशेष तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, कौशल की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, जैसे अगर पुल बनाना है या बिजली का है तो सबके लिए एक प्रॉपर इंजीनियर होगा जो कि उसी काम के लिए पूरा डेडिकेटेड होगा, और मशीनों का प्रबंधन होगा। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। अगला है इसमें संसाधनों का कुशल उपयोग। देखिए, ये माना गया है कि संसाधन हमारे यहाँ लिमिटेड है ना, और उनका जो उपयोग है वो इस तरीके से किया जाना चाहिए कि उनका अधिक से कम उपयोग में अधिक से अधिक उनसे लाभ निकल सके, और यही हम इसको एक गुणवत्तापूर्वक जो उपयोग है, कुशल उपयोग है, वो कहते हैं। तो इसके लास्ट है इसका रखरखाव और मरम्मत। तो इसमें देखेंगे कि मौजूदा जो बुनियादी ढांचे हैं उन उपकरणों का जो रखरखाव है वो मरम्मत है। इसमें जैसे सड़कों की मरम्मत है, जल आपूर्ति है, प्रणालियां, ये सब है। तो इसमें हेडिंग हेडिंग जो है ये 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी वो एग्जाम में जरूर इसको पूछ लेता है। और सबसे लास्ट अब जो आएगा वो है लोक प्रशासन में
हेनरी फियोल का जो मुख्य है कि प्रबंधन के सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। तो प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं वो 14 दिए हैं लगभग इन्होंने, और इन्होंने ये कहा है कि ये 14 जो सिद्धांत हैं ये सब जगह लागू होते हैं, चाहे निजी क्षेत्र हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो। तो देखते हैं कौन से वो 14 हैं। तो प्रबंधन के 14 सिद्धांतों में सबसे पहला है काम का विभाजन। ये बहुत जरूरी है, डिवीजन ऑफ वर्क, कि किसी भी एक ऑफिस में या इंडस्ट्री में हर किसी को ये पता होना चाहिए कि उसका काम क्या है। ये नहीं कि हर किसी से कोई सा भी काम करवा लिया गया। तो इसलिए इन्होंने कहा कि काम डिवाइड होना चाहिए, हर किसी का काम का विभाजन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि जिस काम को जिसको दिया गया है उसके लिए उसको कुछ अधिकार और साथ में जिम्मेदारी भी दी जानी चाहिए, ताकि समय आने पर वो निर्णय भी ले सके अपने अधिकारों के तहत, और उन निर्णयों के आधार पर वो उन जिम्मेदारी भी ले। तीसरा उन्होंने कहा है कि यह है अनुशासन बहुत जरूरी है किसी भी संगठन में, ठीक है। और उसके बाद है आदेश की एकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि आदेश की एकता क्या होता है। तो ये माना गया है कि प्रत्येक कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। बाद में इसमें बहुत विवाद हुआ कि एक है कि दो है कि तीन है, लेकिन ये माना गया है कि अगर हम एक क्रम से आगे देखते हैं कि किस तरीके से है ये आगे अपनी बातों को और स्पष्ट करेगा कि दिशा की एकता, जैसे समान उद्देश्यों के लिए एक योजना और एक नेतृत्व होना चाहिए। तो दिशा की एकता होनी चाहिए कि हमें काम करना क्या है। इसके अलावा है व्यक्तिगत हितों पर सामूहिक हितों की प्राथमिकता। यानी अगर किसी संगठन में किसी एक आदमी का कोई हित है और उससे इतर अगर पूरे संगठन का हित है, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि संगठन का हित सबसे ऊपर होना चाहिए। अगला है पारिश्रमिक, 7वां रेन्यूमरेशन इसको कहते हैं। इसमें है कि जो भी कर्मचारी जिस भी स्तर पे काम कर रहे हैं उनको उसके हिसाब से वेतन दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी को अगर 8 घंटे की ड्यूटी है, चाहे वो मैनेजर हो चाहे उसके नीचे के कर्मचारी थे, तो सबका वेतन समान हो, सही नहीं। जो जिसके स्तर का काम है उस हिसाब से उसको वेतन देना चाहिए। नेक्स्ट है इसका केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। ये इम्पोर्टेंट है, ये किसी भी संस्था में इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, निर्णय लेने की जो शक्ति है उसमें संतुलन की बहुत आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक कंपनी में बहुत सारे बॉस हैं, एक के ऊपर एक बॉस हैं, तो हर बॉस के पास कुछ स्पेशल पावर अपने निजी क्षेत्र के अंदर, अपने अंतर्गत आने वाले उसके लिए अधिकारों के अंदर वो शक्ति होनी चाहिए। समझ गए? जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा पूरा उत्तराखंड है और उत्तराखंड के बाहर फिर हमारा देश है, तो देशों की जो शक्तियां हैं वो राज्यों की शक्तियों के साथ क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं, कि जैसे राज्य के अंदर कौन पुलिस होगा, कैसे उसकी भर्ती होगी, इसका निर्णय देश नहीं करता, इसे सिर्फ राज्य करता है। लेकिन देश की आर्मी कैसे डिसाइड होगी, इसका निर्णय देश करता है। तो वो केंद्रीकरण है। और जब राज्यों को कुछ शक्तियां स्पेशल दी जाती हैं तो वो विकेंद्रीकरण है। इस तरीके से कंपनी में भी होना चाहिए हर स्तर पर। नेक्स्ट आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, आदेश की श्रृंखला। इसको आगे जाके इसी से एक नया टॉपिक निकलेगा। संगठन में संचार के लिए स्पष्ट श्रृंखला होनी चाहिए, यानी कि ए से बी, बी से सी, ऐसा माना गया है कि आदेश इस तरीके से ही आने चाहिए, सी से डी। यानी तुम्हारा जो ऊपर इमीडिएट बॉस है वो ही तुम्हें आदेश दे, ना कि तुम्हारे पीछे वाला बॉस और सबसे लास्ट वाले को डायरेक्ट आदेश दे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपनी में किसी भी ऑफिस में इस तरीके से काम होना चाहिए। लेकिन बाद में इसको आगे समझाएंगे कि इससे क्या एक नया टॉपिक निकला और उन्होंने फिर इसको और ज़्यादा मतलब पूर्ण किया इस बात को। नेक्स्ट थी व्यवस्था। व्यवस्था होनी चाहिए, संसाधन और कर्मचारियों को सही स्थान उपयोग मिलना चाहिए। निष्पक्षता, कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार होना चाहिए। कर्मचारी स्थिरता, देखो किसी भी कर्मचारी को नौकरी के लिए जब वो आएगा तो उसको एक स्टेबल टेन्योर होना चाहिए, कि मान लो अगर आप कोई कर्मचारी रख रहे हैं तो उसके लिए फिक्स हो कि आप 5 साल के लिए हैं, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। तभी वो किसी भी कंपनी में किसी भी ऑफिस में इस तरीके से मन लगा के काम करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि वो कब तक वहां पे है। अगर उसको ये लगेगा कि वो कल भी यहाँ से जा सकता है, तो कभी भी वो कंपनी के बजाय वो अपने लिए फिर अपना फायदा ढूंढेगा और उसमें वो करप्शन करने की सोच सकता है। और नेक्स्ट है पहल। तो कर्मचारियों को नई पहल करने की स्वतंत्रता दी जाए। अगर कोई कर्मचारी किसी काम को अपने ढंग से करना चाहता है और वो कहता है कि इसमें वो इसको और अच्छे ढंग से कर सकता है, तो ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। और लास्ट है इसमें टीम भावना।
टीम भावना है कि संगठन में कोई भी संगठन जो है वो अकेला नहीं चल सकता, उसको संगठन को एकता की बहुत ज़रूरत है। तो ये जो है सामूहिक भावना होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं फिर से अपने इस टॉपिक पे, जो ये था आदेश की श्रृंखला। इसको हम आगे समझेंगे किस तरीके से ये काम करता है। आदेश की श्रृंखला को ये समझाया गया है कि मान लीजिए एक बॉस है जो कि ए है, और उसके नीचे एक ऑफिस का एक ये आता है, जैसे मान लीजिए ये बिजली विभाग है, और इसके नीचे फिर दूसरा कर्मचारी है बिजली विभाग का, जूनियर ऑफिसर है कोई। तो अगर कोई ऑफिसर है तो वो इसका ऑर्डर इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा, और अगर इसको कोई शिकायत करनी है तो वो ऐसे पहले ऊपर जाएगी और फिर इससे इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि वो इस तरीके से जंप मार सकता है, तो ये जंप मारना अलाउड नहीं है, मतलब इनके हिसाब से, फ्यूल के हिसाब से। तो इसको कहा गया है आदेश की श्रृंखला। उसी तरीके से इसी बॉस का अगर दूसरा कुछ और है तो वो इस पे जाएगा फिर इस पे जाएगा। अगर इसको इससे कुछ काम करना है तो पहले ये माना जाता था कि इसको इसके पास जाना पड़ेगा, फिर इसके पास, फिर ये उसको बताएगा और फिर इस तरीके से जाएगा। तो ये एक आदेश की श्रृंखला की बात की गई। लेकिन इन सब की जगह फिर उन्होंने कहा कि नहीं, एक नया चीज है जिसको हम अपना सकते हैं, जिसको उसने कहा गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक में ये माना गया है कि अगर इस वाले को इस ऑफिस से इस ऑफिस के साथ कुछ काम है तो वो डायरेक्ट आपस में बात करें, ठीक है। लेकिन हाँ, इस बातचीत की जो सूचना है या जो छूट है वो ऊपर से आनी चाहिए, यानी ए को पता होना चाहिए कि ये दोनों आपस में भी बात कर सकते करेंगे, और इनको इस चीज की आजादी देनी चाहिए, ताकि जो ये टाइम है कि ए पहले बी से ए में जाएगा, फिर ए से सी में जाएगा, फिर उस बात को सी ए को देगा, फिर सी से ए से बी में जाएगा, तो ये टाइम बचे, और डायरेक्ट बी सी को बताए अपनी प्रॉब्लम, और सी बी को उसका सॉल्यूशन या समाधान दे दे। तो इस विचार को गैंग प्लैंक कहा गया। आदेश की श्रृंखला जो 14 प्रबंधन में से एक है, उसमें ये कहा गया कि ये उसको पूर्ण करता है, और ये भी हेनरी फ्योल ने ही दिया था। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।